हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। कौन कौन आया हुआ है? विवेक, भावना, तन्मय झा, नीलू, कैसे हो? गुड इवनिंग सबको। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस। इसका यूज़ जो है YDSC में बहुत ज़्यादा होगा। आज का टॉपिक बड़े अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको ये यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिस्टेक की नहीं अगर समझे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। जल्दी से बताओ कौन कौन आया हुआ आज। भाविक आया हुआ है। हाय भाविक। गुड इवनिंग वंश, विकास, खुशी। गुड इवनिंग प्रथम। हाय अतीन्द्र, काव्या, निकिता, विवेक। बहुत सारे लोग आ गए यार। तो कैसी चल रही है पढ़ाई, बताओ मुझे। इंटरफेरेंस के बारे में जानते हो आप लोग? कभी सुना होगा पहले, क्या होता है इंटरफेरेंस? थोड़ा बताओ मुझे भी। हर्षित, शिवांगी, आलोक, अनुराग। थैंक यू अनुराग। हाय प्रकाश, हाय सौरभ। जल्दी से बताओ। इंटरफेरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इंटरफेरेंस। गुड इवनिंग राहुल। गुड इवनिंग अभ्यादित्य, धीरेन्द्र। हाय आकाश, हाय संभव। बहुत सिंपल सा टॉपिक है इंटरफेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। अगर दो वेव्स जो हैं अगर हमारी कहीं पे मीट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। आज का टॉपिक है ना, इसमें मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि कैसे हम इंटरफेरेंस की इक्वेशन निकालते हैं। बिल्कुल काव्या। हाय उज्जवल, राहुल, शिवांश। मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक इक्वेशन जैसे क्या होती है वेव, उसके हम इक्वेशन लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई वेव दी हुई है, ये बेसिकली एक डिस्टरबेंस एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं ये एक SHM परफॉर्म कर रहे होंगे। लेट्स सपोज इस वेव की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जितने पार्टिकल्स यहाँ पे SHM परफॉर्म कर रहे होंगे, लेट्स सपोज मैंने एक पार्टिकल ले लिया पॉइंट P, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से yp होगी। अगर यहाँ से डिस्टेंस x1 है, टाइम t1 है, तो इस पार्टिकल P की जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो होती है yp इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा t1 माइनस के x1। ये सब हम लोग जानते ही हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं और सर ने फर्स्ट क्लास में भी बताया था हमें। बिना न्यूमेरिकल्स हम करेंगे YDSC में। इसके टॉपिक के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। ये टॉपिक अच्छे से समझो तो सारे न्यूमेरिकल्स भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये तो बेसिक इक्वेशन है, इसके बारे में आप जानते होंगे। जल्दी से बताओ मुझे। मेरा नाम तुषार नाहल है और मैं अभी आपके बैच की क्लासेस ले रहा हूँ कुछ। हरीश सर अभी ठीक नहीं है, थोड़े से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब तक के लिए कुछ लेक्चर्स मैं लूँगा। तो एंजॉय करते हैं यार, बढ़िया से समझेंगे एकदम इंटरफेरेंस। ये वेव की इक्वेशन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई वेव है उसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे ए जो है वो एम्पलीट्यूड होता है इस वेव का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टी एक टाइम इंटरवल होता है, के एक कांस्टेंट होता है, और एक्स जो होता है पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ाएंगे हम बाद में, पहले एक बार ये स्टार्ट करते हैं। वंश 11th का अगर आपको रिवाइज नहीं है उसी के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। आपको बस एक ये बेसिक सी इक्वेशन याद रखनी है, इंटरफेरेंस का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास वेव की इक्वेशन है, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, टी एक टाइम इंटरवल होता है, के एक कांस्टेंट होता है और एक्स पोजीशन होता है। यहाँ पे जो साइन के अंदर वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं फेज।
जो कि हम एक पार्टिकल की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। के की जो हम वैल्यू लिखते हैं वो होती है 2π/λ। लैम्डा यहाँ पे हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है वंश? आयुष्मान, मैंने अभी बिल्कुल बेसिक सी एक वेव बनाई है, उसकी इक्वेशन मैंने लिखी है। यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं। ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा फ्रिक्वेंसी हो गई, टी टाइम हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2π/λ होती है, एक्स एक पोजीशन होती है। इससे हम किसी पार्टिकल की, अगर हमें SHM जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, उनमें से किसी पार्टिकल की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो होगी yp = a साइन ऑफ ओमेगा t1 माइनस के x1। यहाँ पे t1 जो है टाइम इंटरवल है, x1 जो डिस्टेंस है पॉइंट p का इस एक्सिस से, उसको x1 है। तो यहाँ पे SHM जो p पार्टिकल कर रहा है उसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। ये सबको क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम। ये अच्छे से समझ लो, इसके बाद पूरा टॉपिक बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। और जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे YDSC पे या जितने भी आप जेई में देखते हो, तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझना, पूरा अच्छे से अटेंशन देना। स्टार्ट करें फिर हम इंटरफेरेंस। जल्दी जल्दी भेजो टेक्स्ट, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में, जैसे मैंने कहा था, अगर कहीं पे दो वेव्स मीट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स S1 था, यहाँ से एक वेव जा रही थी, ये इस P पॉइंट पे आके मिलती है। अगर कोई वेव जा रही हो, वो P पॉइंट पे जो SHM करा रही होगी, उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं yp = a साइन ओमेगा t1 माइनस के x1। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास सोर्स 1 से वेव आ रही है जिसकी इक्वेशन है y(S1) = a1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, इसकी वजह से पार्टिकल P पे जो SHM हो रहा है, ये पर पार्टिकल P SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल आसान है, जैसे हमने बताया अभी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P ड्यू टू वेव फ्रॉम सोर्स S1 कितनी होगी? y1 = a1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के x1। x1 जो हमारा डिस्टेंस है सोर्स 1 से पॉइंट P का डिस्टेंस हमारा है x1। ये क्लियर ना सबको? बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है। एक सिंपल वेव है, उसकी इक्वेशन अगर ये है, तो पार्टिकल P जो SHM कर रहा है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं a साइन ओमेगा t1 माइनस के x1। x1 जो है डिस्टेंस, जितना पार्टिकल P है एक्सिस से उतना डिस्टेंस x1 होता है। सिमिलरली अगर कोई सोर्स से, सेम चीज़ें मैंने लिखी है, सोर्स 1 से एक वेव आ रही है जिसकी इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। x1 डिस्टेंस बाद पार्टिकल P पे जो SHM हो रहा होगा इस पार्टिकल का, उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे a1 साइन ओमेगा t माइनस के x1। ये क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है ना सबको? बिल्कुल ऐसे ही यार हम आसानी से समझेंगे SHM की इक्वेशन जो हमने लिखी है। ऐसे ही सपोज यहाँ पे सोर्स 2 है, एक वेव यहाँ से निकली, वो भी इस पॉइंट P पे पहुँच गई, तो पार्टिकल P पे एक डिस्प्लेसमेंट हो रही थी इस सोर्स की वेव की वजह से। लेकिन अब एक वेव दूसरी आ गई, वो इस पार्टिकल P पे पहुँच गई, तो पार्टिकल P की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्चुअल में कितनी होगी?
ठीक है भाविक, थोड़ा बड़ा लिखूंगा अभी। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स सपोज जो सोर्स 2 था हमारा, यहाँ पे इक्वेशन थी y(s2) इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस हमने एम्पलीट्यूड थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ से दूसरी वेव आ रही है पॉइंट पी पे, ये भी कुछ SHM करवाने का ट्राई करेगी इस पार्टिकल को। तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू वेव फ्रॉम S2, ये कितना होगा, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के x2। x2 किस लिए, क्योंकि सोर्स 2 का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, ये है x2। बिल्कुल हिमांशु, वेक्टर वाले रूल से हम यहां पे लगाएंगे। ये क्लियर है ना आपको? एक वेव आ रही थी सोर्स 1 से, वो इस पार्टिकल P को SHM कराने का ट्राई कर रही थी। उसकी इक्वेशन हमने लिखी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1। एक दूसरी वेव आ गई सोर्स 2 से, ये पॉइंट P पे इसको SHM कराने का ट्राई करेगी। तो पार्टिकल P सुने किसकी? बिल्कुल देवांश, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखना, एक वेव आई, इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट कराने का ट्राई किया। सोर्स 2 से एक वेव आ रही है, वो इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट कराने का ट्राई कर रही है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा y1 और y2 का वेक्टर सम, है ना। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट yp पे होगा वो होगा y1 प्लस y2 का वेक्टर सम। बिल्कुल शिवांगी, हम वेक्टर सम करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स कहीं से आ रही हैं, तो उस पॉइंट P की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो उसके इंडिविजुअल वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनका वेक्टर सम होगी। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एट ये साथ साथ लिखो आप भी नोटबुक में, पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम the net displacement produced due to number of waves is equal to vector sum of displacement produced due to individual wave। मतलब समझो इसका, सोर्स 1 से एक वेव आ रही थी, वो इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्राई कर रही थी। सोर्स 2 से एक वेव आ रही थी, वो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्राई कर रही थी। तो इन दोनों वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो इन वेव्स की वजह से हो रहा है उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पे सोर्स 1 था, सोर्स 2 था, ऐसे करते करते हमारे पास n नंबर ऑफ सोर्स थे, यहाँ से वेव्स आ रही थी बहुत सारी, n वेव्स इस पॉइंट P पे आ रही हैं, तो इस पार्टिकल P की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस इंडिविजुअल वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होगी, y1 प्लस y2 ऐसे डॉट 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 yn।
ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ कुछ आपको? जल्दी से बताओ मुझे। प्रथम, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो आपको क्लियर है ना, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। फटाक से नोट करो जल्दी जल्दी। कर लिया सबने नोट? जल्दी बताओ यार। हेलो अरमान, ये आपको क्लियर हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? हमारे पास अगर नंबर ऑफ वेव्स आ रही है इस पार्टिकल पी पे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो उन सबका वेक्टर सम होगी। इसी तरह हमने देखा दो वेव्स आ रही थी, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा था, इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगी, है ना। अब इसको हम इसमें इसकी वैल्यू ऐड डालते हैं। जो वेक्टर सम की वैल्यू आई हमारे पास, वो कितनी आई? वाई पी इज इक्वल टू आर, हमारे पास आया था y1 प्लस y2। इसकी अगर हम वैल्यू डाल देंगे वो होगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। यही आया था ना हमारे पास। जो सोर्स वन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो थी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। सोर्स टू की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये क्लियर है ना सबको? वाईपी है निकिता हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। सोर्स वन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई y1, सोर्स टू की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुई थी y2। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हमारा yp, वो हुआ इन दोनों का वेक्टर सम y1 प्लस y2। वंश इंटरफेरेंस जो है वो अनलिमिटेड वेव्स में भी हो सकता है, मतलब आप कितनी वेव ले सकते हो। जो हमारे सिलेबस में है हम दो ही वेव्स का पढ़ते हैं। देवांश अभी आप इसको समझो, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा कोहेरेंट स्कोर्स, वो अगर आप ये क्लियर करोगे तभी आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा। ये वेव एक्चुअली में चल ही रही थी पहले से, हमने एक पॉइंट ले लिया जहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं। x1 और x2 हमारा पाथ जो यहां से लिया P पॉइंट का, यहां से S1 से जो डिस्टेंस है वो x1 है। हमने जो इक्वेशन यहाँ पे बनाई बेसिक इक्वेशन वेव की, यहाँ पे जो x1 है हमारा वो इस P पॉइंट का, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं हम इस एक्सिस से x1 होता है, जो कि हमें उस P पार्टिकल की पूरी जो SHM की इक्वेशन होती है वो देता है। सिमिलरली हमने क्या किया, दो वेव्स का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा था, एक वेव की वजह से SHM की इक्वेशन ये आ रही है, दूसरी वेव की वजह से इस पॉइंट पे SHM की इक्वेशन ये पे आ रही है। तो दोनों एनर्जी इस पॉइंट पे मिल रही हैं आके, तो नेट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारा वेक्टर सम होगा। नवनीत ये जो टॉपिक है इंटरफेरेंस, जो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको YDSC समझ नहीं आएगा और बच्चे जो हैं रटते हैं उन चीज़ों को, फिर वो न्यूमेरिकल भी गलत करते हैं। हिमांशु ध्यान से देखो, वेव जा रही थी, ये चल ही रही है पहले से, एक दूसरी वेव जा रही थी,
ये भी चल रही है। इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा था, वेव पहले से चल रही है, तो टाइम तो हम एक इंस्टेंट हमने लिया कि टाइम टी पे इस पार्टिकल पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है। एक बार मैं वापस इस बताता हूं आपको। सिंपल वेव की इक्वेशन है हमारे पास, है ना। वहां से हम पार्टिकल पी की इक्वेशन लिखते हैं जो एसएचएम बताता है हमें। हमने कहा कि दो वेव्स आ रही हैं, उस पार्टिकल पी की एसएचएम की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों की जो वेव्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रही है उनका वेक्टर सम होगी। यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि कहता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम द नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। इसके बाद हमने जब इक्वेशन लिखी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो वेक्टर सम हम कर रहे थे पहले। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन के अंदर वाली टर्म को हम फेज बोलते हैं, ये जैसे मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पे जो दो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो रही है, इन दोनों के फेज अलग अलग हैं, है ना। इस साइन के अंदर की टर्म को हम फेज बोलते हैं, जो कि एक पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे दो वेव्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही थी कुछ, उन दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। देखो फेज अलग अलग है ना यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट का। अब ये फेज डिफरेंस आया क्यों? हमारी जब वेव स्टार्टिंग से चली थी, यहाँ पे तो फेज सेम था, लेकिन इस पी पॉइंट पे इन दोनों वेव्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है उनमें फेज डिफरेंस आ गया। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं फेज डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इन दोनों फेज के डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। इन दोनों फेज को मैंने डिफरेंस, इन दोनों के फेज के बीच को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। सिंपल है बिल्कुल, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। इसकी वैल्यू हमारे पास आई के ऑफ एक्स टू, ओमेगा टी कट गया, माइनस के ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू के ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। फेज डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फेज सेम था हमारे पास, इन दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस के बाद पी पॉइंट पे आई है, इसीलिए यहाँ पे फेज डिफरेंस आया। यहाँ पे देखो फाई जो हमारे पास आया वो हुआ के ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। फेज डिफरेंस एक्स टू माइनस एक्स वन पे डिपेंड कर रहा है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन एक्चुअल में है क्या? एस वन से वेव चली थी, वो एक्स वन पाथ ट्रेवल करके पी पे आई। सोर्स टू से एक वेव चली थी, वो एक्स टू पाथ ट्रेवल करके पी पे आई। इन दोनों के डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया। अलोग के एक्स वन माइनस के एक्स टू भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक्स वन बड़ा है एक्स टू बड़ा है। इसीलिए हम ये जो एक्स टू माइनस एक्स वन है इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के डेल्टा एक्स से। के की अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो ये होती है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
ये क्लियर हुआ? बिल्कुल ध्यान से आराम से हम समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। गौतम, ये बाद में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के, अभी हम क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर सकते ऐसे। हमारे पास फेज डिफरेंस आया, वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। पाथ डिफरेंस जो है हमारा, वो इन दोनों सोर्स और पार्टिकल पी के जो बीच में डिफरेंस है पाथ का, उसकी वजह से हमारे पास आ रहा था फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स हमारा, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो फाई जो हमारे पास आ गया वो हुआ 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फेज डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। ये समझ आ रही है आपको? सोर्स 1 से चली एक वेव, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रही थी पार्टिकल पी पे। सोर्स 2 की वजह से एक वेव चली थी, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रही थी एक। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा सम हुआ इसका। वहाँ से हमारे पास आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि हम कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो वेव्स की वजह से आ रही है उसका वेक्टर सम होता है। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ इस तरह से दिखती थी। हमारे पास इन दोनों डिस्प्लेसमेंट जो दोनों सोर्स की वजह से आ रही थी, वहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा था। उस फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। हमने जब फेज डिफरेंस निकाला वो डिपेंड कर रहा था पाथ डिफरेंस पे, डेल्टा एक्स, x2 - x1। ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे A1 एम्पलीट्यूड की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, A2 एम्पलीट्यूड की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो नेट एम्पलीट्यूड हमारा कितना होगा? अब हम वो निकालते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, एक बार हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं वो वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, yp = A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के x2, है ना। जो नेट हमारा एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो होता है वेक्टर्स ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अगर हमारे पास ये A1 एम्पलीट्यूड है, हमारे पास A2 एम्पलीट्यूड है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमने निकाला फाई होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाला इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसीलिए A1 A2 के बीच में डिफरेंस है वो कुछ फाई है। अब हमने ये पढ़ा ही है कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वो हमें अगर पता है AR का स्क्वायर = A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्लियर हुआ? हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस था फाई, वहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाला वेक्टर सम का। हमारे पास आता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना, ये कंसेप्ट आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं।
अभी बिल्कुल ध्यान से समझ लोगे तो YDSC आपका बस 10 मिनट में समझ आ जाएगा पूरा। यही कंसेप्ट हम YDSC में यूज़ करते हैं। हमारे पास दो सोर्स से वेव आ रही थी, यहाँ पे कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हमने उसकी इक्वेशन लिखी y1 + y2। हमारे पास कोई फेज डिफरेंस आया था इन दोनों इक्वेशन में, हमने फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला इसका। बिल्कुल शिवांगी, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर सम। मानसवी, कहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन बनी थी उसमें हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया। वंश, इसी के नेक्स्ट टॉपिक वो आप समझोगे, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट, वो तब आपको समझ आएगा अगर आप ये अच्छे से समझ लो। हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब हमारी इक्वेशन ये वाली है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ऑफ AR और इस A1 के बीच में जो डिफरेंस है लेट्स सपोज थीटा है, तो A1 जो हमारा था ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस थीटा का फेज डिफरेंस है AR और A1 में, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। ये बिल्कुल थ्योरी आपने ऐसे ही लिखनी है। दो सोर्स थे हमारे पास जिनकी इक्वेशन थी y1 और y2 s2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P ड्यू टू वेव फ्रॉम सोर्स 1 इक्वल टू ये, ड्यू टू वेव फ्रॉम सोर्स 2 इक्वल टू ये, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास वेक्टर सम है। फिर हमारे पास इन दोनों में फेज डिफरेंस था, तो हमने फाई निकाला, वो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, जो हमारे पास ये आ गया। अब आपके पास पार्टिकल P की जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, AR साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस थीटा। अब अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें, इंटेंसिटी निकालने के लिए आप ये याद रखना, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूँ तो वो हुआ c² इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A = √I/c का जो A की वैल्यू लिखेंगे वो होगी हम √I/√c, है ना। गौतम ध्यान से देखो, AR और A1 में फेज डिफरेंस है थीटा का। A1 की इक्वेशन है ये वाली ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस अगर मैं थीटा का फेज डिफरेंस डाल दूं तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। इंटेंसिटी हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालूँ तो वो √I/√, एक कांस्टेंट होगा।
हमारे पास जो इक्वेशन हमने निकाली लास्ट, वो थी ए आर, जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो था A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ से मैंने देखा कि एम्पलीट्यूड जो है वो √I/√C होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो √I/√C है, कांस्टेंट है C कोई, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो भी √IR/C के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे अगर हम AR में वैल्यू पुट कर दें तो ये कुछ होगा √IR/C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √I1/C का होल स्क्वायर प्लस √I2/C का होल स्क्वायर प्लस 2 √I1/C √I2/C कॉस फाई। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये हुआ IR/C इज इक्वल टू I1/C प्लस I2/C प्लस 2 √I1 √I2, ये √C और √C जब मल्टीप्लाई होंगे तो C आ जाएगा। ये हुआ कॉस फाई। C से C हमारा कट गया यहाँ से, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आ गई ये हुई I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 कॉस फाई। ये क्लियर है सबको? IR हमारा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो नेट दोनों सोर्स की वेव्स की वजह से उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी हो रही है वो हमारी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये सोर्स 1 की वजह से थी, ये सोर्स 2 की वजह से थी। जो हमारी रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। नवनीत वो भी बताएंगे हम आपको, लेकिन अभी एक टॉपिक चल रहा है तो उस पर अभी अच्छे से फोकस करो। शिवांगी, C एक कांस्टेंट है, ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लिखा है, इसको आप K भी लिख सकते थे, कुछ भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। वो कांस्टेंट एट द एंड अपने आप कट जाएगा। तो हमने जो अभी तक सीखा, हमारे पास दो सोर्स से वेव आ रही थी, उससे कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। वो इन सोर्स की वजह से, जो इंडिविजुअल वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसके वेक्टर सम के बराबर था। फिर हमने उस वेक्टर सम की इक्वेशन लिखी, वहाँ से हमने फेज डिफरेंस निकाला, हमने फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया तो हमने एक YP की जो इक्वेशन थी वो इसको रीडिफाइन कर दिया। हमने फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली। तो अभी तक जो हमने किया उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। जो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आया था वो हुआ था AR साइन ऑफ ओमेगा t माइनस KX1 प्लस थीटा
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा जो निकला था वो था AR का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई थी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। हमारे पास फेज डिफरेंस जो आया था वो था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इसको मैं अगर फेज की टर्म्स में लिखूंगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ चला गया 2 पाई नीचे आ गया, लैम्डा इंटू 5 बाई 2 पाई। ये टर्म्स हमने अभी तक निकाली हैं। रिमोरोए बिल्कुल प्रूफ आ सकता है इसका एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है यार। दो वेव्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही थी जिसका y1 और y2 हमने निकाला, इसका वेक्टर सम इसके नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फिर हमने वहाँ से फेज डिफरेंस निकाला जो कि 2 बाई लैम्डा डेल्टा एक्स आया। हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, फिर हमने इसकी नेट इक्वेशन डिफाइन की, हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली। तो टोटल जो हमने अभी तक चीज़ें निकाली वो कुछ इस तरह से थी। ये आपको क्लियर है अभी तक? जल्दी से बताओ। यही चीज़ें थी बस समझने वाली। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है। यार एक कांस्टेंट है, ये सी एक बस एक कांस्टेंट है, सिंपल सा कांस्टेंट हमने लिया। अब जो हमने देखना है, इंटरफेरेंस हमने अभी तक कराया, उसमें दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग है अगर कोई दो वेव्स आ रही थी, देखो बिल्कुल बेसिक मीनिंग समझो पहले। अगर हमारे पास एक वेव जा रही थी ऐसे, एक दूसरी वेव भी थी, वो कुछ इस तरह से थी। दोनों के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंबाइन कर रहे थे, तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये क्लियर है ना आपको? कंस्ट्रक्टिव मतलब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव अगर इसी तरह से हम डिस्ट्रक्टिव भी देखते हैं। हमारे पास कोई वेव थी, कोई दूसरी वेव भी हमने ले ली, ये कुछ इस तरह से थी। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इसके मिनिमम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी जिसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए। अब हमने जो इक्वेशंस हमने निकाली पिछली में, हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो कुछ इस तरह का था। तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा?
बिल्कुल अंकित, यही है हमारा इंटरफेरेंस। अभी YDSC में यही यूज़ होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में आप देखोगे। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा जब ये cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये तो हम सबको पता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें वो होती है -1। अब मुझे जल्दी से बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसमें cos फाई 1 होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां पे हमने देखा कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मिनिमम। इसका मतलब जो हमने AR रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली थी, वहां पे अगर cos फाई +1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, सौरभ। अगर हमने cos फाई की वैल्यू -1 रख दी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। यहां पे हमारा cos फाई जो है वो होगा +1। cos फाई +1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो, और भी कुछ हो सकती है। जल्दी से बताओ आकाश, सिर्फ 0 होगी। अगर मैं यहां पे 2 पाई लिख दूं तब भी तो cos फाई +1 होगा। बिल्कुल हिमांशु, सही है बिल्कुल। अगर मैं यहां पे 4 पाई लिख दूं तब भी cos फाई +1 होगा। इसी तरह से अगर कोई इवन मल्टीपल है पाई का तो हमारे पास cos फाई जो +1 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 1 2 ... ये क्लियर ना आपको। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव में cos फाई जो है वो होगा -1। अब cos फाई -1 कब होता है, जल्दी से बताओ मुझे। टू एन पाई तो कंस्ट्रक्टिव का हो गया, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है। जल्दी से बताओ सौरभ, 2n पाई तो वहां पे हुआ। बिल्कुल महक, पाई 3 पाई सही है आर्यन। तो यहां पे जो फाई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो पाई होगी, और कितनी होगी 3 पाई भी हो सकती है, 5 पाई भी हो सकती है, ऐसे चलती जाएगी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
2n में -1 इंटू पाई, n जो है वो हुआ 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यही आपका आगे यूज़ होने वाला है। cos फाई हमारे पास +1 आया, तो हमारे पास फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस वो 2n - 1 पाई होना चाहिए, है ना। अब हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता है, हमने निकाला था यहाँ पे। जब पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा फाई बाय 2 पाई, जो हमने यहां से फेज डिफरेंस निकाला था 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। अगर मैं फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में लिखना चाहूंगा तो कितना होगा? डेल्टा एक्स कितना होता है? लैम्डा फाई बाय 2 पाई। तो हमने लिखा लैम्डा फाई बाय 2 पाई। फाई की वैल्यू कितनी है? 2n पाई। इसको हम लिखते हैं लैम्डा 2n पाई डिवाइड बाय 2 पाई। पाई से कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास आ गया n लैम्डा। इसी तरह से यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कितना होगा? लैम्डा फाई बाय 2 पाई। यहाँ पे फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है 2n - 1 पाई बाय 2 पाई। पाई से पाई कट गया, ये हमारे पास आ गया 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ये क्लियर है ना सबको? कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई +1 होना था, पाथ डिफरेंस एल लैम्डा आ गया हमारे पास। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा वो कितना होगा? यहाँ पे cos फाई +1 होना पड़ेगा अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव में निकाल रहे हैं। cos फाई +1 होगा तो हमारे पास AR का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AR का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव में cos फाई -1 होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AR का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना। जल्दी से बताओ, अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई तो +1 होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं? IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रक्टिव में निकाल रहे हैं cos फाई -1 होगा, तो यहाँ पे मैं cos फाई की वैल्यू -1 रख दूंगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो होती है
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। बिल्कुल हर्षित, 2n+1 भी लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे हमें n0 1 2 लिखना पड़ेगा। अब एक बात देखो, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसको मैं मिनिमम भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो रिजल्टेंट है हमारा वो तो मिनिमम है, इसको मैं ए मिनिमम का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैं ए मैक्सिमम लिख सकता हूँ। है ना, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है। इसी तरह से इंटेंसिटी जो है कंस्ट्रक्टिव वो मैक्सिमम है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम है। तो यहाँ पे मैं आई आर की जगह आई मैक्स लिख सकता हूँ और आई मिनिमम लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास दो सोर्स से वेव आ रही थी, उनकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो इनका वेक्टर सम था। वहाँ से हमने कंबाइन इक्वेशन लिखी इसकी, वहाँ से हमें फेज डिफरेंस दिखा, इन दोनों में हमने फेज डिफरेंस निकाला, जहाँ से हमें पता चला कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा जो था वो वेक्टर सम था A1 और A2 के, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमने निकाला, वो फाई था। हमारे पास रिजल्टेंट YP की वेक्टर इक्वेशन आ गई। हमने इंटेंसिटी निकाली जो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारे पास फेज डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। फिर वहाँ से हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकाली कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। उसके लिए कंडीशंस हमारे पास cos फाई +1 होना चाहिए, फाई की वैल्यू 2n पाई आएगी। डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई -1 होना चाहिए, फाई की वैल्यू 2n-1 पाई आएगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें समझनी है वो है ये कि अगर फेज डिफरेंस 2n पाई की टर्म्स में होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। ये बात समझने की ट्राई करो। अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि फाई की वैल्यू 2n पाई की फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। है ना, भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने जो फाई निकाला था वो था a डेल्टा x, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, यानी अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा की टर्म्स में है, यानी कि अगर डेल्टा x n लैम्डा की फॉर्म में आ जाए तो मतलब इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात समझ आ रही है आपको?
प्रथम मैं लास्ट के 2 मिनट जब हम बचेंगे क्लास के उसमें आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा। हमने जो कंडीशंस निकाली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए जो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस आ रहा था वो एन लेमडा की टर्म्स में था, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा था 2n-1 लेमडा बाय 2। ये तो क्लियर हो गया ना आपको? बिल्कुल अंकित, कुछ पार्ट 11th का है इसमें। ये क्लास बिल्कुल बेसिक सी क्लास है और ये कंडीशंस आपको समझनी है। ये कंडीशंस समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकाली जहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस एन लेमडा की टर्म्स में आ रहा था। अगर ये पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 अगर एन लेमडा की टर्म्स में हम मैनिपुलेट कर दें, x2 माइनस x1 हमारे पास अगर एन लेमडा की टर्म्स में आ जाए, इसका मतलब इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये क्लियर है आपको? जल्दी से बताओ। मानसवी, वो भी लास्ट में आपको बताता हूं मैं, पहले एक बार ये समझ लो अच्छे से। कंडीशंस आपको समझ आई क्लास में जो हमने अभी कवर की हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की? कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई प्लस 1 था, फेज डिफरेंस 2n पाई की फॉर्म में था, डेल्टा एक्स हमारे पास एन लेमडा आ गया, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था हमारा इस फॉर्म में आया, हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी इस फॉर्म में आई। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई माइनस 1 था, फेज डिफरेंस हमारा 2n-1 पाई की टर्म्स में आ रहा है, पाथ डिफरेंस हमारा 2n-1 लेमडा बाई 2 की टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 ऐसे ऐसे। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3। ये कंडीशन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो पाथ डिफरेंस हमारा एन लेमडा की टर्म्स में होगा, cos फाई की वैल्यू +1 होगी। साहिल अच्छे से समझो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमारे पास ये कंडीशंस निकल रही हैं, पाथ डिफरेंस एन लेमडा की फॉर्म में है। इसका मतलब अगर मैं पाथ डिफरेंस को एन लेमडा की टर्म्स में ले आऊं तो अपने आप इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको? पहले हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकाली, अगर मैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को यानी कि पाथ डिफरेंस अगर मैं एन लेमडा का बना दूं तो इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसी तरह से हमने डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाली जहां पे पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाई 2 की फॉर्म में आया। इसका मतलब अगर ये पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 2n-1 लेमडा बाई 2 की टर्म्स में आ जाए तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये कंडीशन समझनी है आपको। अगर इस पॉइंट पे मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मैं पाथ डिफरेंस को एन लेमडा की टर्म्स में कर दूंगा, अगर डिस्ट्रक्टिव कराना है तो 2n-1 लेमडा बाई 2 की टर्म्स में कर दूंगा। उसी के लिए तो हमने कंडीशंस निकाली यहां पे। ये कंडीशंस अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की लगा दूं तो उस पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। साहिल YDSC यही एप्लीकेशन पे है, इसी एप्लीकेशन पे। आपको अगर ये क्लियर है तो YDSC बिल्कुल 5 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। हमने जो कंडीशंस निकाली, ये कंडीशंस अगर मैं
यहाँ पे लगा दूं तो मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। गौतम ये लास्ट में बात करेंगे, अभी अच्छे से समझो। और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव कंडीशन लगा दूं, पार्ट डिफरेंस में कुछ ऐसा कर दूं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, इसी तरह से अगर आप पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा की टर्म्स में कर दूं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये क्लियर है ना आपको? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ उसको, समझ रहे हो? अगर मैं पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा की टर्म्स में कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कर सकता हूँ। ये क्लियर हो ना आपको? ये कंडीशंस हमें समझनी है YDSC के लिए। हमने ये कंडीशंस निकाली, cos फाई की वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये कंडीशंस अगर मुझे क्लियर है तो मुझे एक्चुअल में पता रहेगा कि इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये समझने वाली बात है। अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस अच्छे से पता है तो मैं बता सकता हूं कि यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने आई मैक्स और आई मिनिमम निकाला, ए मैक्स और ए मिनिमम निकाला। इसका कभी कभी हमें रेशो भी काम आता है। तो आई मैक्स बाई आई वन, आई मिनिमम जो हमने निकाला A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। YDSC हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। ये आपको क्लियर है तो YDSC 10 मिनट में समझ आ जाएगा, और थोड़ा सा कुछ आइडिया मैं अभी दे दूंगा क्लास के एंड में। इसी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? आपने एक बात देखी होगी कि जब भी हमने यहां से स्टार्ट की क्लास, हमने ओमेगा को सेम लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने सेम ले ली। देवांश अभी बताऊंगा, पहले एक बार ये समझो। हमने यहां पे ओमेगा जो है वो सेम लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने सेम ली। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम सेम लेते हैं तो हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग, एक्चुअल मतलब क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेज का, हम लेते क्यों हैं? अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड cos फाई पे डिपेंड कर रहा है ना? अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। फाई जो है हमारा पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ओमेगा सेम नहीं होता तो यहाँ पे ओमेगा, ये वाला ओमेगा 1 और 2 अलग अलग होते। अगर ओमेगा हम डिफरेंट लेते, ये मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। कोहेरेंट सोर्सेज क्यों लेते हैं हम? अगर यहाँ पे मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग अलग लेता तो फेज डिफरेंस हमारा आता ओमेगा 1t माइनस kx1 माइनस ओमेगा 2t माइनस kx2। तो हमारा फेज डिफरेंस अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग है तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी और टाइम पे डिपेंड करेगी, है ना? ये वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी, फाई की वैल्यू। इसका मतलब है जो cos फाई है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब समझा रहा हूं मैं। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग अलग नहीं होंगे
तो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड हर एक सेकंड में चेंज हो रहा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फेज cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा हर सेकंड पे तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन भी लिख लो। Coherent sources of light are those sources of light which emit waves of same frequency, same wavelength, and in same phase, having constant phase difference with respect to time. अगर phase difference time पे depend नहीं कर रहा तो हम बोलते हैं coherent sources। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, या आप नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? पहले जल्दी से बताओ, जो हमने क्लास में आज सीखा है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेन जो बात समझने वाली थी वो थी हमारी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस, कि किस कंडीशन पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और किस कंडीशन पे डिस्ट्रक्टिव। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको आज जो हमने बात सीखी है? जल्दी से बताओ। नहीं गौतम, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन चीज़ों पर ही YDSC हम समझेंगे बढ़िया से। अगर आपको ये कंडीशंस एक बार दोबारा घर जाके रिवाइज करना, रीड करना, अगर आपको ये क्लियर है तो YDSC बड़े आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आराम से समझोगे आप, और एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो, कि कंस्ट्रक्टिव पे कंडीशंस क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव पे कंडीशंस क्या होती हैं, किस कंडीशन पे हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव बन जाता है, किस पे डिस्ट्रक्टिव बनता है। कोहेरेंट सोर्सेज बेसिक सा मतलब है, अगर ओमेगा सेम है हमारा तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। कोई भी रिजल्टेंट की इक्वेशन हम बनाते हैं तो आप देख सकते हो कभी भी, जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो वेक्टर सम होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे AR की टर्म्स में लिखते हैं। ये कंडीशंस क्लियर है ना आपको? एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ YDSC के बारे में। ये नोट कर लिया आपने? कोहेरेंट सोर्सेज बेसिक सा मतलब है कि अगर ओमेगा सेम है तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। जो YDSC होता है, बेसिक सा आइडिया समझ लो, बस 2 मिनट लगेंगे। अगर एक सोर्स से वेव्स जा रही है, यहाँ पे हमने स्लिट काट रखी है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, जैसे हमने कंडीशंस देखी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, अगर इन दोनों वेव, लाइट वेव्स है ना, इन दोनों के पार्ट बीच में जो पार्ट डिफरेंस है अगर n लैम्डा का हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यही है YDSC, कि कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसी के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई है, जो कंडीशन हमने निकाली है, ये एक बार अच्छे से घर जाके वापस से रिवाइज करना और दोबारा खुद से निकालने का ट्राई करना। T हम एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि इस P पॉइंट पे
एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंडीशंस क्या हो रही हैं। ठीक है देवांश? भाई एक वेव जा रही थी, एक इंस्टेंट पे मैंने देखा फोटो खींच के, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छे से समझना और वापस से एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो बताना मुझे। बेसिक वेव इक्वेशन से हमने ये कंडीशंस निकाली हैं, यही कंडीशंस को मैं आगे YDSC में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो हमने आज समझा। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं YDSC में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो सारे इन्हीं कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये कंडीशन समझ आ गई तो आप बाकी के न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया से आसानी से कर दोगे। जो आज हमने कराया ये सब आपने नोट कर लिया ना? ये तो बेसिक वेव की इक्वेशन थी जो हमने ओवरव्यू किया। हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव यहाँ से स्टार्ट किया, फिर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही थी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की पर्टिकुलर वेव की वजह से, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ रहा था। हमने फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखा, फिर हमने नेट जो इक्वेशन हमारे पास थी उसको लिखा, हमारे पास फेज डिफरेंस आया, फिर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, फिर हमने जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही थी पार्टिकल की उसकी इक्वेशन लिखी, हमने इंटेंसिटी निकाली, उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकाली। ठीक है? तो आपको समझ आ गया ना अच्छे से आज? और फिर हमने देखा कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ये IMAX और IMIN में रिलेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद हमने कोहेरेंट सोर्सेज का बेसिक आइडिया ले लिया कि अगर ओमेगा सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो सोर्सेज की, तो हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये कैसे हम जो प्रोड्यूस करते हैं, ये दो तरीके हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है? बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। क्लास में अगर आप छोटे मोटे जो अगर 11th के टॉपिक्स हैं या दूसरे टॉपिक्स अगर वो करने जाएंगे तो हम ये टॉपिक पूरा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू गौतम। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप टेक्स्ट कर देना, मेल कर देना, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये टॉपिक था आज का बेसिक सा। YDSC हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अच्छे से रिवाइज करके आना जो आज किया हमने। ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करो और खूब पढ़ो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।